एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं 33 साल के बीजेपी का सफर और 60 साल के बाद भी मुसलमान देश के मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाए, क्यों जोड़ने में नाकाम रहे हैं हम। बीजेपी के जो 33 साल है उस पे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा है एक बार आपको हम दिखा देते हैं, फिर हम अगले विषय पे हम चलेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी का सुशासन है और देश को उन्होंने सुशासन देने में कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान में गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। 6 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार चलाई है, सारे देश ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। महंगाई को पूरी तरह से हम लोगों ने यहां काबू पाने में लगातार 6 वर्षों तक कामयाबी हासिल की। वहीं पर स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट को 8.4% तक ले जाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है बहनों भाइयों, तो आपकी सरकार ने किया है, हिंदुस्तान की दूसरी सरकार ने नहीं किया है। तो बीजेपी के स्थापना दिवस पे राजनाथ सिंह बता रहे थे, भाजपा के अध्यक्ष हैं, बता रहे थे कि बीजेपी की क्या क्या उपलब्धि रही है, 33 साल का राजनीतिक सफर क्या रहा है। बहुत कम समय इस पे हम देंगे, लेकिन इलियास साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे बीजेपी के 33 साल के सफर के बारे में। बहुत कम समय है क्योंकि हमें अपना अन्य जी मुझे हंसी छूट रही थी अंसारी साहब की जी, ऐसी तकरीर जो एक एक लफ्ज रुक रुक के उन्होंने की, तो मुझे हंसी छूट रही थी कि वो सद्भावना बीजेपी का काम है जी। क्या जो नंगा नाच नाचा गया सन 90 से 92 तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उसका सद्भावना से भी कोई ताल्लुक था या जो सद्भावना बची खुची थी वो खत्म करने के लिए था? बीजेपी और कांग्रेस, मेरा आज ये नजरिया नहीं बना है। मेरी उम्र 89 साल है, 79 साल है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जब बीजेपी सन 51 में बनी है जनसंघ, और उसके बाद उसका जो रोज बाजार से लेके और सदन में जो 2-4 लोग उनके पहुंचे, उनका जो रवैया रहा जी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में जो फर्क समझता है उसका इलाज किसी पागलखाने में भी नहीं हो सकता। जी चलिए, हमारे साथ हमारे नए मेहमान प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू से, आप सब जानते हैं, जुड़ चुके हैं। और बीजेपी की 33 साल की यात्रा पे जो इलियास साहब ने टिप्पणी की उसको हम यहीं समाप्त करते हैं और हम बढ़ते हैं अपना जो आज हमारा विषय है कि आज़ादी के 6 दशक के बाद भी मुसलमान मुख्य धारा से अलग क्यों है, क्यों जोड़ने में है देश नाकाम रहा है। विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का इस वक्त माहौल है, लगातार 2 मुख्य पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, वो जो उनकी जो राजनीतिक बयानबाजी है वो एक तरफ, अन्य जो राजनीतिक दल है उनके बयान और उनके ईमान और उनकी नीति, उनकी तमाम तरह की जो सोच है उसको अलग रखते हुए 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो लोग मुल्क छोड़ के गए, मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसको छोड़ते हुए जो लोग रहे, जो लोग इस हिंदुस्तान को चूज कर कि ये वतन है, ये वतन परस्ती का ही काम था, जिन्होंने यहाँ पे रुकने का फैसला लिया। लेकिन 6 दशक के बाद कहाँ है भारत का मुसलमान? क्या जो मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई है कि मुख्यधारा से अलग है, या आपको लगता है कि नहीं मुख्यधारा में है? हमारा जो आज का सवाल है वो सवाल में सुधार करने की आवश्यकता है। नहीं देखिए, बड़े अदब से, और इलियास आजमी जी क्योंकि हैं और मैं एक समाजशास्त्री होने के नाते अपनी बात को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण है उसके जी, और कुछ राजनीतिक, और फिर तीसरी तरफ सामाजिक। तीनों कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, तब हम ये बात समझ पाएंगे। ऐतिहासिक कारण आपने जैसा बताया कि जब देश तकसीम हुआ तो उस समय जो धनाढ्य लोग थे, जो इलीट वर्ग था, जो अभिजात वर्ग का था, वो वहां चला गया और उसकी वजह से अचानक यहां पर एक अकाल सा हो गया बड़े धनाढ्य लोगों का मुस्लिम समाज के अंदर। लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करके कुछ लोगों ने कला और संस्कृति के अंदर अपना वजूद बनाए रखा, और आज भी कला और संस्कृति में मुझे नहीं लगता है कि
डागर बंधु से लेकर फहीमुद्दीन डागर से लेकर के OMF हुसैन और खान बंधुओं का जो पूरा का पूरा सांस्कृतिक विरासत है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सानी है उनका। तो एक तरफ तो ये मुख्य धारा की बात हो गई, लेकिन सामाजिक कारण जो रहे उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी विरासत थी, जिसके अंदर बाकायदा अंग्रेजों ने ये कहा 1857 के पश्चात कि नहीं, इन लोगों को सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं देना है। और कहीं ना कहीं वो बाद में चल करके जो लोग 1935 में कोवेनेंट ए सर्विसेज में 35% हुआ करते थे, वह 1989 की हनुमंतप्पा कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से केवल 3% बचे नौकरियों के अंदर। तो ये अनायास ही नहीं हुआ, ये बाकायदा एक सोची समझी पॉलिसी के तहत हुआ गया। आर्मी में नहीं रखा गया और पुलिस के अंदर सेंसिटिव एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं एक संदिग्ध अस्मिता जो लगातार बनी रही, उसकी वजह से यह क्षय हुआ। और तीसरी तरफ क्योंकि गुर्बत के मारे लोग थे, तो आप देखिए कि खुले मैदान में अगर टेस्ट करा लिया जाए और दर्जी से लेकर के और मैकेनिक तक, मुझे नहीं लगता है कि उनसे कोई कॉम्पीट कर सकता है। लेकिन बंद कमरे में जैसे ही आपने इंटरव्यू लेना शुरू किया, उनको पछाड़ने की और उनको नेस्त नाबूद करने की एक तस्कीम शुरू हो गई। तो मुझे लगता है इन तीनों, अगर आप बार बार लगातार जो हमारे समाज के अंदर नरसंहार हुए, बाकायदा कम्युनल राइट्स हुए और हजारों की संख्या में कम्युनल राइट हुए, जिससे कि उनके मंसूबों को तोड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे आज छोटे छोटे शहरों में, चाहे वो क्रिकेट में देखें, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में देखें और चाहे वो कला के क्षेत्र में देखें, मुझे लगता है कि रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों को। और मुख्य धारा के अंदर अब वो जुड़ रहे हैं। अभी पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकता हूं, यद्यपि आप अब्दुल कलाम को ले आते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं, आप उसके पहले फखरुद्दीन अली अहमद को आपने राष्ट्रपति बना दिया। तो इस तरह के जो ये क्या कहना चाहिए, गुलदस्ते के रूप में नुमाइंदगी दी जाती है, कहीं ना कहीं उनको निर्भीक और इफेक्टिव नुमाइंदगी की आवश्यकता है। जी, लेकिन जो आपने जो बात कही और चूंकि आपने जो बात कही, उससे लगता है कि जो सवाल है उसको और हमारे सवाल को और जो हमने आज प्रश्न रखा है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस क्षेत्र में आप ले जाते हैं कि जहां आपने कहा कि सांस्कृतिक क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो या कहीं और क्षेत्र, लेकिन आप अगर वहां भी देखेंगे, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो शबाना आजमी हो, जिनका भी आपने जो बड़े बड़े कलाकार है, कई बार उनके मन में भी जो उन्होंने भी जो सवाल खड़ा किया अपनी सुरक्षा को लेके या अपनी अस्मिता को लेके या अपनी आइडेंटिटी को लेके, उससे लगता नहीं है कि वहां पे भी भले ही वो काम कर रहे हो, लेकिन जो एक मुख्य, आज कोई भी ये किसी भी बड़े और कलाकार ने ये नहीं कहा कि मैं एक्स हूं, मैं मुसलमान होने के कारण या मैं हिंदू होने के कारण या मैं क्रिश्चियन होने के कारण या मैं पारसी होने के, जूस के होने के कारण मुझे परेशानी होती है हिंदुस्तान में। लेकिन शबाना आजमी ने जिस तरह से यहां तक घर मिलने में, मुंबई में जो कला की जो सिनेमा जो मुख्य धारा से जो जिसके तरफ आप इशारा कर रहे थे, तो वो जब सवाल खड़े होते हैं तब ये बड़ा सवाल लगता है कि क्या वाकई मुख्य धारा में है या वहां पे कुछ और है। नहीं, देखिए, अस्मिताओं का मैंने कहा संघर्ष है ये जी। जैसे ही आप अस्मिता से जोड़ते हैं, पता नहीं किसका शेर था, वो बरेली के हैं, शाहजहांपुर के हैं, कि उनका एक शेर है जिसमें ये बात समझ जाती है कि बस उतनी सी बात पे उन्होंने मुझे बलवाई कहा है, कि बस इतनी सी बात पे उन्होंने मुझे बलवाई कहा है कि मेरे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। तो ISI की मोहर के साथ आप हमको जोड़ देते हैं। तो ये अस्मिताएं बाकायदा स्टीरियोटाइपिंग लगातार अभी भी चल रही है और जिसको लोग संघर्ष करते हुए आगे निकालना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप स्टीरियोटाइप करते हैं और उस स्टीरियोटाइपिंग के अंदर राजनीति और सत्ता और संसाधन तीनों के तीनों एक साथ होकर के स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। इसलिए जो बात बढ़ती भी है, थोड़ी बहुत लगता है कि अब वो आगे निकल रहे हैं, चाहे इरफान पठान हो और चाहे वो दूसरे क्या कहना चाहिए, चाहे अब्दुल कलाम हो, अब्दुल कलाम हो, और चाहे वो सेना के अब्दुल रशीद अंसारी साहब, चाहे कोई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार इम्तिहान क्यों देना, बार बार इम्तिहान देना पड़ता है कि मैं भारतीय हूं और कोई दूसरा, चाहे वो सेना का
संसाधन भी बेच रहा हो, चाहे सेना का खुफिया तंत्र भी बेच रहा हो, उसको आप क्या कहना चाहिए वो बोल देते हैं कि ठीक है, यू आर ओके, आप भारतीय हैं। इलियास साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बात विवेक जी ने कही उससे आप पूरी तरह से सहमत होंगे? नहीं, विवेक जी ने जो बात कही है जी, उसके पहले भाग से तो मैं कभी सहमत नहीं रहा, ना आज सहमत हूं जी, कि यहाँ का सारा दिमाग चला गया पाकिस्तान जी, जो कि यहाँ का सारा दिलो दिमाग था मुसलमानों का, जी, वो पाकिस्तान चला गया। ये नेहरू जैसे लोगों ने मुल्लाओं को और मुसलमान बुद्धिजीवियों को खरीद कर उनसे ये प्रोपेगेंडा कराया। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जाने का एरिया था, जैसे जो पूर्वी पंजाब का एरिया था, चाहे मौजूदा पंजाब या हरियाणा, उसमें एक भी मुसलमान नहीं रहने पाया, न गरीब न अमीर। दिल्ली में 100 फैमिलियों को छोड़ के एक आदमी नहीं रहने पाया, 40% दिल्ली की आबादी थी, न अमीर न गरीब। बाकी इलाकों से जो खुद से लोग गए, उनमें अमीर और गरीब दोनों गए। जी, ये कहना, ये बड़े पैमाने पर जब मुसलमानों को हर जगह से खदेड़ा जा रहा था, तो उलमाए सू का एक लफ्ज है इस्लाम में, यानी जो बिके हुए मुल्ला और बिके हुए नेता जो मुसलमान थे, बिके हुए जहन, उनसे यह कहलवाया गया कि कोई ज्यादती नहीं हो रही है, तुम्हारा तो पास तो दिमाग है ही नहीं, तो तुमको नौकरी कैसे मिलेगी, वो दिमाग सब पाकिस्तान चला गया। ये बहुत बड़ा झूठ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फैलाया गया कि विवेक जी जैसे ईमानदार आदमी भी उससे मुतासिर और प्रभावित हैं, और न होते तो ये न कहते। बाकी विवेक जी की जितनी बातें हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जहां तक राष्ट्र की मुख्य धारा का सवाल है, नेहरू से लेकर आज तक जो शो कार्ड सेकुलर अपने को कहते हैं, वही सबसे ज्यादा बड़े मुसलमानों के दुश्मन है। और बीजेपी जो कही जाती है, जो कम्युनल कहे जाते हैं, वो उनके मददगार हैं। जी, चलिए आपके पास हम लौटते हैं, आपके साथ हम लौटते हैं। आपने बहुत अहम जो बात कही, उस पर हम राजनीतिक आपने एक बयान दिया है। हुसैन दलवाई साहब हैं, कांग्रेस के एमपी हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं। हुसैन दलवाई साहब, जो सवाल है कि 6 दशक बाद भी मुसलमान मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ पाए गया है, क्यों नहीं जोड़ पाए हम? हमारे जो समाजशास्त्री और विश्लेषक, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वो जुड़े हुए हैं और कुछ अस्मिता की लड़ाई है, लेकिन मुस्लिम समाज मेन स्ट्रीम में जो जुड़ा नहीं है, इस तरह की बहस ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सही नहीं है। ये सही नहीं है। 1947 में जी, ये देश में पार्टीशन हुआ, उसके कुछ असर जरूर थे, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रहे बाय चॉइस रहे। नहीं तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है सर? कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो आपकी है, कांग्रेस की, वो तो कहती है कि नहीं, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। मेरा सुनिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ जो मिडिल क्लास ब्रिटिश काल में तैयार हो गया था, वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास सारा के सारा उठ के बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में गया। और वो जो रहे, वो बेचारे गरीब तबके के लोग रहे, पिछड़े हुए लोग रहे, मुसलमानों में पिछड़ा हुआ समाज मुनाफिकीन मिल्लत से बड़े पैमाने पर फैलाई गई, और जो बिल्कुल ही गलत है। पहले ही शिक्षा, इलियास साहब कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है, जो आप कह रहे हैं 100% गलत है। उलमाए सू और मुनाफिकीन मिल्लत के जरिए फैलाई गई है। कई हद तक ये ऐसा हो गया, आज रोकने के लिए आईबी के जरिए सारे मुसलमान लड़कों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। सब सिर्फ आईबी के रिकॉर्ड में इंडियन मुजाहिदीन है, बाकी इंडियन मुजाहिदीन का कहीं वजूद नहीं है, ताकि मुसलमान मुख्य धारा से न जुड़ने पाए। पढ़ लिख रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आजकल पढ़ाई के रेशियो हिंदू भाइयों से कम नहीं मुसलमानों में है। तो इसलिए इंडियन मुजाहिदीन पैदा की गई फाइलों में, उन्हीं बेईमानों ने पैदा की जो सन 47 से पावर के जरिए मुसलमानों को कुचलते रहे। हुसैन साहब को पूरा कर, हुसैन साहब पूरी अपनी बात कह लें, फिर आपके पास हम आते हैं। हाँ, मुझे जरा पूरी बात जी, आप पूरी बात बताएं। पूरी बात मुझे कहने दो
जी, वो फिर वो उनको भी फ्रीडम है, वो अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि ये सही बात है कि यहाँ के प्लानिंग में मुसलमानों को कई हद तक नजरअंदाज किया गया था, और उसने वो शिक्षा के लिए खास ये करके प्रयत्न करके उनको आगे लाने की जो कोशिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। कई क्षेत्रों में उनको पिछड़ा रखा गया, पुलिस में तो उनको लिया ही नहीं गया। उसके कुछ असर जरूर हो गए उस समाज पे, लेकिन वो ऐसा है मुस्लिम समाज की खासियत। हुसैन साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये सवाल बिल्कुल गलत है कि मुसलमान मुख्य धारा में जोड़ा नहीं गया, ये सवाल गलत है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ ये चीजें हो नहीं रही है, तो जो मुख्य धारा है और कहाँ है मुख्य धारा? पुलिस में नहीं, प्रशासन में नहीं, शिक्षा में नहीं, तो कहां पे मुख्य धारा में आपने कहां जोड़ा है उनको? आप मुझे बोलने नहीं देते। जी बताइए। हाँ, तो ये मेरा कहना है, लेकिन गए 10 साल में खास प्रयास किए गए हैं, विशेष प्रयास के जरिए पिछले 10 साल में को ये यहाँ की नियोजन में लेके मुल्क में एक तरक्की करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, और इसके असर मैं देख रहा हूँ। मैं जब भी जहाँ जाता हूँ, खास करके मुस्लिम एरिया में, यहाँ मालेगांव होने दो, भिवंडी होने दो, औरंगाबाद होने दो, परभनी होने दो, जालना होने दो, जहाँ मैं जाता हूँ, कोंकण एरिया में तो सवाल ही नहीं, जहाँ जाता हूँ वहाँ बड़े पैमाने पर अभी मुसलमान तालीम ले रहे हैं। जी चलिए, मैं आपसे दो हुसैन साहब सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपने पिछले 10 साल का हवाला दिया कि पिछले 10 साल में तरक्की के लिए नायाब कोशिश की जा रही है। आप एक कोई योजना बताएं जिससे मुसलमान को फायदा हुआ हो या वो जमीन पे उतर रहा हो। हाँ, मैं बोलता हूँ जी। अच्छा, एजुकेशन का देखिए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक दफा अपना टाइटल दिया कि मुसलमान आज बड़े पैमाने पर स्कूल में जा रहा है और सीख रहा है, मैट्रिकुलेशन की संख्या उसकी बढ़ रही है। उसमें भी कई दिक्कतें हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन वो कोशिश बड़े पैमाने पर ये हो रही है। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, फोन लाइन पे बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। अब्दुल रशीद अंसारी साहब, आप बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और राजनाथ सिंह जी के टीम के में आप जुड़े हैं, लेकिन आप बीजेपी के 80 से पहले वो सदस्य हैं जब बीजेपी की स्थापना हुई थी, और उससे पहले से भी आप बीजेपी से जुड़े रहे। जो बातें विवेक जी ने कही, जो इलियास साहब ने कही, और जो बातें हुसैन साहब कह रहे हैं, और जो हमारा आज का एजेंडा है, आपको लगता है सबसे पहले कि ये एजेंडा दुरुस्त है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे जब ये मुख्य धारा की बात उठेगी। जी, पहली बात मैं ये कहनी चाहूँगा कि आपका ये डिबेट एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां हम अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए आपस में बैठकर बात करें, जो समस्याएं सामने हैं उनका हल निकालने की कोशिश करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका डिबेट का टॉपिक बहुत अच्छा है, और अच्छा होता अगर इस टॉपिक को मुझे पहले से बताया जाता। मैं थोड़े से, जैसे मोहतरम दलवाई साहब ने कुछ कहा, आज़मी साहब की कुछ अपनी गलत फहमियाँ हैं, मैं उसके बारे में कुछ तैयारी करके आता। मगर मैं एक बात ज़रूर पूछनी चाहता हूँ, ख़ास तौर से दलवाई साहब से, कि साहब आपने अभी फरमाया कि पिछले 10 साल से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ की अपलिफ्टमेंट हो सके उसके लिए हम कोशिश करें। देश के संविधान पर हाथ रख के जब आप कसम खाते हैं, जिस दिन आप सरकार बनाते हैं
तो ये तो 1947 से शुरू कर देना चाहिए था। ये प्रोसेस इतनी देर में क्यों शुरू किया गया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिस दिन आपने पार्लियामेंट में रखी और उसमें आपने कहा, बड़े ढिलमिल अंदाज में कहा कि हम इसे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों इतनी ढिलमिल बात करते हैं? आप कहिए कल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू, सुझाव लाइए। आप एक सवाल में आप कह रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं की? जब भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ करने का प्रयास किया जाता है तो आप आरोप लगाते हैं कि ये पॉलिसी ऑफ एपिजमेंट है, तुष्टीकरण की नीति का आप आरोप लगाते हैं। मैं छोटी सी बात में इसका जवाब दे देता हूं जी। जब अटल जी की रहनुमाई में एनडीए की सरकार थी केंद्र में, तो एक बार हम उनके पास गए और हमने कहा उनसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को अपने बच्चों की अपलिफ्टमेंट, ख़ास तौर से एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसके लिए जो जो स्कीम्स दी गई हैं और उसके अंतर्गत उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, ऐसी ही स्कॉलरशिप की एक योजना मान लीजिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू आप दे दें। अटल जी ने अप्रिशिएट किया और शायद कुछ महीने गुजरे होंगे कि उसका बाकायदा इफ्तिताह दिल्ली के इसी विज्ञान भवन में हुआ, जिसमें अटल जी भी मौजूद थे, पार्टी के और रहनुमा भी थे उस वक्त। जो लेकिन बीजेपी, ठीक है आपने अटल जी की बात कही और इलियास साहब ने जो मूल सवाल है विवेक जी, तेरे पैसा नहीं दिया जो जी आज 2000 करोड़ रुपया अब उसके कार्पस में है मौलाना आजाद फाउंडेशन के। अटल जी ने 30 करोड़ रुपए दिया। चलिए 30 करोड़ दिया या 20 करोड़, ये वो 30 तमाम चीजें दिया नहीं। जो बुनियादी सवाल है जहां से ये तमाम चीजें आप अगर देश में देखें विवेक जी, तो संवैधानिक जो व्यवस्था की